ठीक है, मुझे गायत्री मंत्र भी नहीं आता है, मैं किसी आश्रम से भी नहीं जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मैं ये भी तो दावा नहीं करता कि मैं कोई महामंडलेश्वर हूँ। तो क्या आप मुझे पकड़ लेंगे? डेफिनेटली आपका सवाल बहुत वाजिब है और इसको सिर्फ ये पकड़ने का नहीं, इसमें वेरिफिकेशन का था। जो किसी धर्म आस्था से नहीं जुड़े और इवन दूसरे धर्मों के होकर और अपने आप को प्रोजेक्शन हिंदू धर्म में करके और ऐसे कपड़ों को धारण करके कहीं कुटिया बनाकर, कहीं झोपड़ी लगाकर, कहीं घूमते हुए लोगों को ठगने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे जेन्युइन लोग भी मिले हैं जो सही में धर्म आधारित काम भी कर रहे हैं या गृहस्थ जीवन छोड़कर संन्यास के रूप में कहीं ना कहीं निवास कर रहे हैं। धामी सरकार ने उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी चला रखा, जिसके माध्यम से वो तमाम जो फेक फकीर है, यानी जो ढोंगी बाबा है, उनकी धरपकड़ की जा रही है, उनको सत्यापन किया जा रहा है। देहरादून में सबसे ज्यादा इस तरह के मामले सामने भी आए, ऐसे चेहरों को बेनकाब भी किया गया है। लेकिन बहुत सारे सवाल भी हैं, सवाल ड्रग फ्री उत्तराखंड को लेकर के भी। हमारे साथ देहरादून के एसएसपी कप्तान साहब हैं अजय सिंह जी, उनसे बातचीत करते हैं वो किस तरह से देहरादून में इन सब चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। कप्तान साहब, चर्चा में आपका स्वागत है। ऑपरेशन कालनेमी का जब कॉल लिया गया, जब आह्वान किया गया, उसके बाद से देखिए करीब करीब सेंचुरी देहरादून पुलिस ने मार दी आपके नेतृत्व में। कैसे आप देखते हैं कि किसी ने भगवा कपड़ा पहन लिया, लाल कपड़ा पहन रखा है, आपको या आपकी पुलिस को कैसे पता चलता है कि ये फर्जी है, फेक है, ढोंगी है? क्या कोई कंप्लेंट आती है या आप लोगों का क्या डेटाबेस रहता है? कैसे आप लोग धरपकड़ कर रहे हैं? 80 से ज़्यादा लोगों को आप लोगों ने अभी पकड़ लिया, शायद 100 के आसपास आपकी टैली पहुंच गई। हाँ, देखिए, ऑपरेशन कालनेमी पहले मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो एक हाई लेवल की मीटिंग हुई थी उसके बाद ये निर्णय निकला कि कैसा ऑपरेशन पूरे प्रदेश में स्टार्ट करना है। चूँकि हमारा जो ये प्रदेश है, खासकर देखा गया कि धार्मिक यात्राओं लगातार होती हैं, चार धाम यात्रा, अभी पावन कांवड़ यात्रा शुरू, इस तरह की बहुत सारी धार्मिक यात्राएं रहती हैं और ज़्यादा कदा शिकायत भी रहती है कि जब ऐसी यात्राएं होती हैं तो पाखंडी लोग वेश बदल कर, खासकर दूसरे धर्मों के लोग अपना धर्म बदल कर यहाँ पर अनैतिक गतिविधियों में लिप्त होते हैं। अनैतिक गतिविधियां मतलब है कि यहाँ की महिलाएं जो हैं, बुजुर्ग हैं, या उनको टारगेट करना, उनको धर्म के नाम पे टारगेट करना, डराना, या कहीं ना कहीं ऐसे टेंट्रम्स को शो करना जिससे कि लोग उनके झांसे में आ जाए। और ये शिकायतें माननीय मुख्यमंत्री जी के पोर्टल है उस पर भी कुछ आ रही थी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शिकायतों को डायरेक्टली रजिस्टर्ड नहीं करते, बट वो कहीं ना कहीं डेफिनेटली उसमें उनकी शिकायतें कहीं ना कहीं रिड्रेस होने के लिए आती हैं। इसको देखते हुए जब ये ऑपरेशन स्टार्ट किया गया तो इसमें बहुत सारे दिशा निर्देश और क्लैरिफिकेशंस भी आए कि ऐसे लोग जो पहले जो धर्म आधारित ऐसे भगवा चोला पहन रहे हों, चाहे वो किसी भी कलर में हो, बट उनका अगर ज्ञान नहीं है, किसी सनातन धर्म से नहीं जुड़े हैं, किसी आश्रम से नहीं जुड़े हैं, उनके पास कोई नॉलेज नहीं है और लोगों को ठगने का काम करते हैं, वशीभूत करने की बताते हैं कि अपने पारिवारिक कारणों को वशीभूत करके जो दिक्कतें परिवार में उसको करते हैं, तो उन पर कार्रवाई की जाए। और जब ये कार्रवाई स्टार्ट की गई, चूँकि डेफिनेटली जब एक निर्देश प्राप्त हुए और इस लेवल से माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से, तो हमने देखा कि इस तरह के काफ़ी सारे लोग जो किसी धर्म आस्था से नहीं जुड़े और इवन दूसरे धर्मों के होकर और अपने आप को प्रोजेक्शन हिंदू धर्म में करके और ऐसे कपड़ों को धारण करके कहीं कुटिया बनाकर, कहीं झोपड़ी लगाकर, कहीं घूमते हुए लोगों को ठगने का प्रयास कर रहे हैं। और इस पर अभी 4 दिन के अंदर 111 लोग को हमने राउंड अप किया था। और ये बड़े चौंकाने वाले तथ्य भी निकले कि बहुत दूरस्थ राज्यों से, खासकर राजस्थान, मध्य प्रदेश, ऐसे ऐसे राज्यों से करीब करीब 80% उसमें ऐसे लोग थे जो यहाँ पर इस तरह की एक्टिविटी में लिप्त थे। लेकिन कप्तान साहब, मान लीजिए मैंने भगवा कपड़े पहन लिए, लाल कपड़े पहन लिए, आपकी पुलिस कैसे आइडेंटिफाई करेगी कि भाई मैं फेक फकीर हूं या ढोंगी बाबा हूं? एज लॉन्ग एज किसी ने कंप्लेंट नहीं किया, आपके पास कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं हुई हो। ठीक है, ये हिंदुइज्म में तो वे ऑफ लिविंग भी होती है कि भाई मेरा ग्रस्त आश्रम से मोह भंग हो गया, अब मैं संन्यास आश्रम की तरफ बढ़ रहा हूँ। ठीक है, मुझे गायत्री मंत्र भी नहीं आता है, मैं किसी आश्रम से भी नहीं जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मैं ये भी तो दावा नहीं करता कि मैं कोई महामंडलेश्वर हूँ। तो क्या आप मुझे पकड़ लेंगे? डेफिनेटली आपका सवाल बहुत वाजिब है और इसको सिर्फ ये पकड़ने का नहीं, इसमें वेरिफिकेशन का था कि मान लीजिए एक व्यक्ति हमें धार्मिक वेशभूषा में मिलता है, जैसे आपने देखा कि आज धार्मिक वेशभूषाओं में रुद्राक्ष की माला पहन ली, कमंडल ले लिया, टीके लगा लिए अपना, तो एक कहीं ना कहीं वो व्यक्ति, मैं समझ सकता हूँ कि हाँ, वो जरूर हो सकता है कि वो संन्यास लेकर एक सन्यासी के वेश में अपना जीवन बसर कर रहा हो। बट डेफिनेटली जब उससे हम बात करते हैं, उसके बारे में जानकारी करते हैं कि वो कहाँ से आया है, तो पता चलता है दूर स्थान से आया, किसी धार्मिक संस्था या सनातन धर्म या कुछ कहीं जुड़ा हो, तो पता चलता है वो उससे भी नहीं जुड़ा है। तो वो आजीविका के लिए यहाँ पर कहाँ पर रह रहा है, मतलब उसका कोई ठौर ठिकाना अस्थायी रूप से वो भी पता चलता है कि नहीं है। तो इस तरह की जब हम इंट्रोगेशन और क्वेश्चनिंग करते हैं तो डेफिनेटली पता चलता है कि कहीं ना कहीं वो इस डिस्गाइज में, वो बात सिर्फ कलर की भगवा कलर पहन के घूमने की नहीं है। ऐसे बहुत सारे में देखे जो ब्लैक कलर की ड्रेसेस में पहनकर और जादू टोना मंत्र कर रहे हैं, तो वो
डेफिनेटली वो नॉलेज अगर है आपके पास तो वो आप कहीं प्रतिष्ठित जगह पर बैठकर उस चीज़ों को कर सकते हैं, बट इस तरह घूमकर एक चोरी छिपे घरों में जाकर बाहर चावल के दाने पकड़ाना। और आपने शायद एक वीडियो मैं शेयर भी करूँगा जिसमें आपने देखा होगा, डेफिनेटली मैं भी गया यूनिफॉर्म में और मुझे भी कहा कि अगर टीका लगा देंगे और ये चावल के दाने का मंत्र पढ़ देंगे तो 100 साल उम्र हो जाएगी। तो डेफिनेटली देख कर लगता है कि कहीं ना कहीं जो अंधविश्वास, जादू टोने की जो बात है, ये हमारी पब्लिक को ठगने के लिए ही इतने दूर स्थानों से आए। और जो बहुत सारे ऐसे जेन्युइन लोग भी मिले हैं जो सही में धर्म आधारित काम भी कर रहे हैं या गृहस्थ जीवन छोड़कर संन्यास के रूप में कहीं ना कहीं निवास कर रहे हैं, तो उनको भी छोड़ा गया, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन जिस अंदाज में आप लोग इनको पकड़ रहे हैं, यानी जो क्योंकि शांति भंग की धाराओं में आप पकड़ते हैं, वो आप सुबह पकड़ लेते हैं, शाम को उनको जमानतें भी मिल जाती हैं, कोर्ट में ऐसा ही प्रावधान है। तो फिर मान लीजिए आज आपने मुझे पलटन बाजार में घंटा घर के आसपास डिटेक्ट कर लिया, फिर शाम को मुझे कोर्ट से जमानत मिल गई, मैं छूट गया, अब मैं चला गया यहाँ से हरिद्वार चला गया, मैं वहाँ घूम रहा हूँ, तो ये पक्का इलाज तो ये नहीं हो पाया। देखिए, जो कानून में जो विधि सम्मत जो है कार्य, उसके तहत पहले हम उसको लगता है कि कहीं ना कहीं घूमकर इस तरह के शांति भंग के क्रियाकलापों में लिप्त हो सकता है, उसको लाना, उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करते हैं, जो हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं, और पर्सनल बॉन्ड या उनके बॉन्ड पर छोड़ा जाता है। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर 111 लोग पकड़े हैं तो आपको 111 लोग इस देहरादून में दोबारा दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि ये अभियान पूरे प्रदेश का चल रहा है। तो अगर वो यहाँ से हरिद्वार जाता है या कहीं अन्यत्र किसी भी जनपद में तो जाएगा वहाँ पकड़ा जाएगा। तो वहाँ पकड़ा जाएगा। और एक देखिए, जब आपकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज होती है, पुलिस आपको थाने लाती है, आपका वेरिफिकेशन करती है, आप घंटों बैठते हैं आपकी, और आपको पेश किया जाता है, तो कहीं ना कहीं जो गलत आदमी है, मैं गारंटी कह सकता हूँ कि यहाँ पर वो दिखाई देने बंद हो जाएंगे। तो हमारा जो भी मेन मोटिव है कि ऐसे लोग को चिन्हित करके प्रदेश से बाहर करना। लेकिन एक सवाल फिर ये उठ रहा कि इतनी बड़ी संख्या में पूरे प्रदेश में लोग पकड़े जा रहे थे, इससे पहले क्या पुलिस को उस तरह नजर नहीं आ रही थी? ये भी अपना बड़ा शॉकिंग है अपने आप में। 111 देहरादून में पकड़े गए, 80 से ज़्यादा उधम सिंह नगर में पकड़े गए, तो ये क्या हम लोगों को पहले हम लोग ने इनको? देखिए, जो आपकी बात एकदम सही जायज़ है, बट जब हम एक अभियान के रूप में किसी कार्रवाई को करते हैं, सत्यापन अभियान निरंतर चलता रहता है, तो सत्यापन अभियान हम किराएदारों का, काम करने वालों का, इस तरह के जो लोग हैं जो घूमते हैं, उनका करते रहते हैं। लाखों सत्यापन अभी तक मेरे ख्याल से 1 साल में हमारे हो जाते हैं। पर जब हम एक अभियान के रूप में एक टारगेट करते हैं, और जब एक माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश आए, और जिस तरह की जब एक समय की ज़रूरत महसूस हुई, तो इस समय की ज़रूरत आज महसूस हुई कि हाँ, ऐसे लोग को जरूर नैपिन करना, टारगेट करके उनको इंक्वायर करना है और उन सच्चाई जाननी है कि ऐसे लोग कौन है, क्यों इतने दूर स्थानों से हमारे धार्मिक देवभूमि में घूम रहे हैं। तो इस अभियान जब हम चलाते हैं तो उसके रिजल्ट्स ज़्यादा बड़े होते हैं। डेफिनेटली हम उसको समय समय पर चलाते रहते हैं, लेकिन वो फिगर्स नहीं आती हैं, तो इसलिए वो उस तरह से हाईलाइट नहीं हो पाई चीज़ें। आप राजधानी शहर है, ज़िले के आप कप्तान हैं, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी, क्योंकि उत्तराखंड को जब हम एजुकेशन हब का ख्वाब देखते हैं, कोई भी सरकार जब उत्तराखंड को एक शिक्षा का एक तरह से हब बनाने की बात करती है, तो देहरादून में सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं। यहाँ पर क्योंकि मुख्यमंत्री ने एक और भी संकल्प लिया हुआ है, 2025 तक हम उत्तराखंड को ड्रग फ्री स्टेट के तौर पर हम पेश करना चाहेंगे, पूरा देश देखे। इस नज़रिए से सबसे ज़्यादा दारोमदार अगर उत्तराखंड पुलिस में किसी कप्तान पर, तो आपके कंधों पर है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्राइवेट शिक्षा के संस्थान भी यहीं पे हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी। उस नज़रिए से अब आप कितना कर, क्योंकि अब हम 2025 के जुलाई में बैठे हुए हैं, क्या समझिए कि देहरादून में आपने इसमें बड़े स्तर पर जो ड्रग के पैडलर्स थे उन पर कुछ कार्रवाई की है क्या? जो खास तौर पर इसको ऐसे बिजनेस के तौर पर चलाते हैं, उनको किस तरह से पकड़ रहे हैं, उसको लेकर के क्या रोड मैप देहरादून पुलिस का है? देखिए, इसमें जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी का 2 साल पहले एक विज़न था कि ड्रग फ्री देवभूमि 2025 मिशन है, और ये मिशन सिर्फ सालों में ना देखा जाए, इसकी कार्रवाई को लेकर था कि क्या कार्रवाई हम कर रहे हैं। और ये दोनों तरफ से था, इन्फोर्समेंट लेवल पर भी था, और साथ ही साथ कैसे उनका रिहैब किया जाए, कैसे सब विभागों के साथ समन्वय बनाकर जो इस नशे के दलदल में फंस गए हैं उनको कैसे बाहर निकाला जाए। देखिए, सीधा सा कॉन्सेप्ट है, कोई भी बिजनेस हो, ड्रग्स का बिजनेस हो, चाहे कोई भी व्यापार हो, ये जो है डिमांड और सप्लाई पे होता है। तो सप्लाई चेन काटने का जिम्मेदारी तो पुलिस की हो सकती है, इन्फोर्समेंट एजेंसी की है, एनसीबी है, हमारी एसटीएफ है, लेकिन जब तक डिमांड रहेगी तो डेफिनेटली सप्लाई चेन आप कितनी भी बंद करेंगे, वो कहीं ना कहीं जो यूज़र है, जो उसका एडिक्ट हो चुका है, अगर वो आज देहरादून में उसको नहीं मिल रहा है, तो हो सकता है कि अन्य प्रांत में, अन्य राज्य में या कहीं जाके ले सकता है वो। और इसीलिए मेरा हमेशा फोकस रहता है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि इन्फोर्समेंट के साथ साथ ऐसे बच्चे जो युवा जो फंस गए हैं ऐसी दलदलों में, इनकी काउंसलिंग की जाए। रिहैब सेंटर्स में भी अभी देखा होगा कि अभी हमारे 2 अस्पताल में, एम्स में और एक प्रेम नगर में मेंटल हॉस्पिटल है, वहाँ भी ओपीडी खोल दी गई, इसीलिए कि ऐसे बच्चे जो, या ऐसे लोग जो ड्रग यूज़ में, एडिक्शन जब में जा रहे हैं, वो एटलीस्ट जाके उनका रिहैब हो, उनका वो उससे बाहर निकले। तो अब ये एक प्रोसेस है, इसको मैं ये नहीं कह सकता कि वो आज या कल ख़त्म हो सकता है। जैसे मैंने आप फिर से रिडायरेक्ट कर रहा हूँ अपनी बात को, ये डिमांड एंड सप्लाई पर है। डिमांड जब तक
सोसाइटी में रहेगी ड्रग्स की, चाहे वो किसी भी तरह से उस हैबिट में पड़ गए हों, और जब तक वो डिमांड रहेगी तो सप्लाई कहीं ना कहीं तो होती इसको रहेगी। कैसे आप ब्रेक कर रहे हैं, खासतौर पे यूथ को अवेयर कैसे करें? प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बहुत सारी, क्या उनके कैंपस में पुलिस, कैसे आप लोग जा पा रहे हैं, क्या वहाँ अवेयरनेस कर पा रहे हैं, या यूनिवर्सिटीज कैसे आपके साथ कोऑपरेट कर पा रही है? क्योंकि असल तो खतरा वहीं पे, क्योंकि हमारी जो यूथ जो नई पीढ़ी तो वहीं पे पढ़ रही है, उसी को सबसे बड़ा टारगेट ये लोग करते हैं। हाँ, इसमें देखिए अभी माननीय चीफ सेक्रेटरी साहब की एक बहुत हाई लेवल की मीटिंग थी और आज भी प्रपोज्ड है वो। तो उसमें जो निष्कर्ष निकल के आया कि बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हम तो कर तो रहे हैं, बट अवेयरनेस का जो टारगेट लेवल है वो कहीं ना कहीं हमें उसमें फियर फैक्टर को लाना पड़ेगा। फियर फैक्टर इन द सेंस कि वो इन्फोर्समेंट का फैक्टर। तो अभी जो हमारे यहाँ के कॉलेज यूनिवर्सिटीज़, जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सारे कॉलेजेस हैं, इनकी मीटिंग हमारी हो चुकी है। इसमें हमने एकदम कर दिया कि आप ड्रग फ्री कैंपस को प्रमोट करेंगे। जितने भी आपके नए एडमिशन्स हो रहे हैं, आप उसमें एक एफिडेविट लेंगे कि अगर कहीं ड्रग पाया करते यूज़ करते हुए या किसी ऐसी इलीगल एक्टिविटी में पाया जाएगा तो डिसिप्लिनरी एक्शन में आप उसको टर्मिनेट करेंगे। सेकंड चीज़, अगर वो एडिक्ट हो गया है किसी कारणों से तो डेफिनेटली उसका कहीं ना कहीं आपको उसको काउंसलिंग में छिपाएंगे लाके नहीं, उसको उसको छिपाएंगे नहीं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट बताने में डरते हैं कि उनके इंस्टीट्यूट की रेपुटेशन खराब होगी। तो आप टैगलाइन ये लीजिए कि ड्रग फ्री कैंपस हमारी टैगलाइन है। और ये आपके जो पेरेंट्स हैं वो ज़्यादा आकर्षित होंगे कि हाँ, अब मेरा बच्चा वहाँ जा रहा है तो कहीं किसी गलत एक्टिविटी में नहीं पड़ेगा। अभी हमने जो शुरू किया थर्ड चीज़, इसमें फॉर्म, जो एडमिशन फॉर्म है उसमें डिक्लेरेशन देना पड़ेगा पेरेंट्स को भी कि ना उनका बच्चा इसमें है, और भविष्य में अगर पाया जाता है तो उसको आप लीगली जो भी प्रोसेस है वो करें। सेकंड है, जितने बच्चे वहाँ इनरोल्ड है तो उनके नेक्स्ट सेशन अभी स्टार्ट हुए, उनकी जगह भी उससे फॉर्म लिया जा रहा है। उसमें एक सहमति पत्र भी लिया गया, खासकर बड़े बड़े हमारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी तरफ से ऑलमोस्ट हो भी गया है। वो सहमति पत्र में है कि पुलिस को अगर लगता है कि मेरे यहाँ इस कैंपस में या हॉस्टल में, पीजी में कहीं ना कहीं कोई ड्रग यूजर्स आ गए हैं या ऐसे इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गए हैं, तो उसका ब्लड टेस्ट या यूरिन टेस्ट आप कराने के लिए उसमें सहमति पत्र है। वो सहमति पत्र भी थाउजेंड्स की संख्या में हमारे पास अब रिकॉर्डेड हो गए हैं कॉलेजेस से। तो अब क्या होगा, हमें कहीं शिकायत मिलती है तो हम वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन उनको साथ लेकर, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को साथ लेकर हम यूरिन टेस्ट कराएंगे। इसमें 10 तरह के टेस्ट ड्रग्स के आ जाते हैं अगर कोई यूज़र है उसका। तो डेफिनेटली अगर वो किसी कारणों से ड्रग यूज़र बन गया है तो उसको पहले उससे बाहर निकालना है, क्योंकि अगर वो वहाँ रहेगा तो जैसे एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है तो उस कॉलेज कैंपस को ख़राब करेंगे। अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, अभी अभी स्टार्ट हुआ है, तो मुझे लगता है आने वाले 1-2 माह में आपको उसके अच्छे परिणाम भी दिखाई देंगे। साइबर ठगी एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। अभी आज ही एक होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट भी मैं पढ़ रहा था जिसमें बताया कि जनवरी से मई जून तक पूरे हिंदुस्तान में 7,000 करोड़ की साइबर ठगी हुई है। लोगों ने 7,000 करोड़ रुपए गंवा दिए। और हमारे यहाँ तो ये स्थिति है कि पिछले दिनों हमारे यहाँ एक सीनियर ब्यूरोक्रेट, प्रमुख सचिव डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम को के नाम पर भी साइबर ठगी की कोशिश की गई थी। साइबर ठगी को रोकने को लेकर के आपकी पुलिस क्या कर रही है? हाँ, देखिए साइबर ठगी एक मतलब वर्ल्ड वाइड एक फिनोमिना है, इसको कोई उत्तराखंड या इंडिया से रिलेट नहीं कर सकते, वर्ल्ड वाइड फिनोमिना है। और जितने लोग भी अलग अलग तरह के अपराध हैं, जैसे अभी आपने बताया हमारे सीनियर ब्यूरोक्रेट ऑफिसर हैं, उनके साथ भी फेक नेम बनाकर ठगने का प्रयास किया। ये भी एक बहुत तरह के मोडस ऑपरेंडी में एक ऑपरेंडी, जहाँ पर साइबर ठग्स जो है ऐसी फोटोग्राफ्स को निकाल कर, और वो जानते हैं कि अगर कोई बड़ा रिनाउंड व्यक्ति है और ऑफिशियल पोस्ट पर है तो कहीं भी 10-20 हज़ार रुपये उसको डिमांड करेगा, तो उसके नोन से वो डेफिनेटली उसको तुरंत दे देता है। तो ये एक तरह का बहुत छोटा सा मोडस एन नंबर्स ऑफ क्राइम्स के साइबर क्राइम्स मोडस ऑपरेंडी है। और इसमें कोई भी सबसे बड़ी जो चैलेंज है सभी पुलिस के लिए, इन्फोर्समेंट एजेंसी के लिए, कि इसमें जो आभासी दुनिया में जो भी व्यक्ति है उसकी कोई पहचान नहीं है। उसके पास एक फेक नंबर है, फेक उसने कनेक्शन ले रखा है। और बहुत सारे ऐसे आपने देखा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा और ऐसे हब्स बन गए जहाँ पर फेक आपको सारे डॉक्यूमेंट्स भी मिल जाते हैं, साथ ही साथ वहाँ पर फेक जो है आपके अकाउंट्स भी खुल जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने अकाउंट्स को सबलेट कर देते हैं कि अगर 1,000 रुपये आएगा तो 10% डेली का मेरा रहेगा। तो ये ऐसे बहुत सारे लोग जो गरीब हैं, जिनको नॉलेज नहीं है, और उनको किसी न किसी डिस्गाइज में उनके अकाउंट्स खुलवा अपनी कर आइडेंटिटी यूज़ बेच कर देते लेते हैं। हैं। अभी भी जो आपने प्रकरण उठाया है, इसमें स्पष्ट करूँगा कि इसमें भी हमारी टीम काम कर रही थी। उसमें देखिएगा जो आईपी यूज़ हो रही है वो नाइजीरिया से यूज़ हो रही है, बाहर से। तो इतना ज़्यादा टेक्निकली एडवांस हो जाते हैं हम लोग जब उस चीज़ों को सीखते हैं और करते हैं, तब पता लगता है दूसरे मोडस ऑपरेंडी का खेल शुरू हो गया। बट जैसा अभी ये ऑपरेशन कालनेमी माननीय मुख्यमंत्री चल रहा है, तो ये कालनेमी सिर्फ ये कोई धर्म आधारित कालनेमी यस, नहीं है। जैसे मैंने कहा, ये इसमें हर तरह का छद्म है आभासी वो। दुनिया में भी कालनेमी है, जो अपनी आइडेंटिटी को छुपाकर, जैसे इसी केस में देखिए, आइडेंटिटी को छुपाकर या दूसरे व्यक्ति का भेष बदल के आभासी दुनिया में, फेसबुक में, ट्विटर में चल रहे हैं। और ऐसे बहुत लोग हैं जो जिनकी आइडेंटिटी कुछ नहीं है आभासी दुनिया में, बट वो तरह तरह की ऐसी कहेंगे कि इलीगल या मतलब संदिग्ध गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं, चाहे वो पोस्ट के थ्रू दे रहे हो, चाहे वो भ्रम फैलाने के लिए कर रहे हो। तो हमारे लिए तो आभासी दुनिया के कालनेमी भी बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसको टेकअप करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। राजधानी शहर के कप्तान होने के नाते
क्राइम अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंजर, जो एक बहुत समय से कहा जाता था कि भाई यूपी में क्राइम करिए, उत्तराखंड में छुपिए, सॉफ्ट स्टेट है, हरियाणा में क्राइम करिए, राजस्थान में क्राइम करिए, बिहार में क्राइम करिए। पिछले दो हम देखा जेल से भी किस तरह के नेक्सस बिहार से भी चल रहे थे। और एक बहुत बड़ी डकैती यहाँ पे देहरादून में राजपुर रोड पे सरे बाजार हुई थी, शोरूम में, ज्वेलरी शोरूम में। उस नज़रिए से कुछ चीज़ों को लेकर आलोचना भी कि आप लोग जो है क्रिमिनल्स को पे गोली चला दे रहे हैं फेक इनकाउंटर के नाम पे। ये कितना बड़ा चैलेंज है? हालांकि इसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आपके नेतृत्व में यहाँ पे देहरादून पुलिस को देखने को मिले, काफ़ी हद तक हमने क्राइम को कंट्रोल भी किया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे सवाल है। राजधानी हमेशा एक तरह से रडार पे रहती है, इस तरह के क्रिमिनल्स जो दूसरे राज्यों में अपराध करते हैं और यहाँ आकर के यहाँ के शांतवादियों में आकर छिप जाते हैं। हाँ, देखिए हमेशा कानून व्यवस्था सर्वोपरि, मतलब जिस राज्य में कानून व्यवस्था अपराध नियंत्रण में रहेगा वहीं पर सारे बिजनेस फ्लरिश होते हैं, लोग जो सिटीजन है वहाँ के वो भी खुश रहते हैं। अब अपराध को देखा जाए तो मैं देखता हूँ कि राजधानी देहरादून को अपराध की श्रेणी में बहुत ज़्यादा उच्च स्तर पर नहीं देखा जाएगा कि ऐसे अपराध हीनियस होते हैं, ज़्यादा कदा ऐसे ऑफेंसेस हो जाते हैं, बट डेफिनेटली ऐसा कोई अपराध नहीं होना चाहिए जो यहाँ की पब्लिक सेंटिमेंट्स को या एक भय पैदा करे। ऐसा कोई अपराध जब होता है जो आम आदमी को अफेक्ट करता है या भय पैदा करता है तो डेफिनेटली उसमें हमारा फेलियर हो जाता है। तो ऐसे कुछ ज़्यादा ज़्यादा इंसिडेंट्स हुए हैं, उसको टैप अप भी किया गया है। जो आपका सवाल था कि बाहर के अपराधी आकर यहाँ शरण लेते हैं, डेफिनेटली उसके बहुत सारे रीज़न है। जब जो भी टूरिस्ट प्लेस होता है, क्योंकि इतना ज़्यादा टूरिस्ट का आवागमन होता है यहाँ पर, और टूरिस्ट को हम हमेशा चेक करके उनको पीड़न नहीं कर सकते, हर चीज़ उनके डॉक्यूमेंट चेक नहीं कर सकते, क्योंकि जो टूरिस्ट स्टेट हमारा है, खासकर राजधानी देहरादून में तो ऋषिकेश, मसूरी, बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं, तो उनकी चेकिंग करना बहुत ज़्यादा संभव नहीं होता जब बाहर का पॉपुलेशन का बहुत ज़्यादा इन्फ्लो होता है। जैसे अभी आप देखेंगे कांवड़ यात्रा, करोड़ों लोग आएंगे यहाँ पर, चार धाम यात्रा, करोड़ों लोग चल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, या कोई भी वीकेंड्स होते हैं या ऐसे होते हैं, तो हिल स्टेशंस पे लोग उसमें आते लाखों हैं। की संख्या में लोग आते हैं। तो टूरिस्ट स्टेट में जब हम काम करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें टूरिस्ट के सेंटिमेंट्स को, उनको बहुत ज़्यादा ओवर चेकिंग अगर हम करेंगे, बहुत ज़्यादा चेक्स करेंगे, तो क्या होता है वो टूरिस्ट वहाँ से शिफ्ट होकर कहता है कि यहाँ बहुत ज़्यादा हरेसमेंट होता है पुलिस का, और वो अन्य स्टेट्स में जाता है। तो हमें बैलेंस बनाना है। और रही अपराधियों की बात, तो वो शॉर्ट स्टेट वाली बात जो थी वो अब नहीं रही है। और अब हमारी एजेंसी, चाहे वो हमारी STF हो, चाहे जिला पुलिस हो, इतनी दक्ष हो चुकी है कि अब तो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग भी काफ़ी अच्छी है और इस तरह की घटनाएं बहुत कम देखने को मिल रही हैं। इनफैक्ट मुझे लगता है कि उत्तराखंड में आके छुपने में अब लोग डरने लगे हैं कि यहाँ की पुलिस उनको पकड़ के कहीं ना आप कहीं लोग पैर में गोली कर मार लेती है। देते हैं। अब वो तो डेफिनेटली जो लीगल प्रोसेस में अगर कोई विरोध कर रहा है, कहीं फायर कर रहा है, कहीं पुलिस पर हमला कर रहा है, तो डेफिनेटली उसका रिटेरेशन कानूनी रूप से कहीं ना कहीं पुलिस को करना पड़ता है। एक बेहतर समाज बनाने के लिए, एक अच्छे नागरिक को अच्छी फैसिलिटीज देने के लिहाज से भी उत्तराखंड पुलिस बहुत सारे काम करती है। ऑपरेशन स्माइल एक इसी दिशा में है, उसमें क्या प्रोग्रेस आप लोगों की हुई है? और एक मेरा आखिरी सवाल होगा, देहरादून में जो भी कप्तान होता है उसके सामने सबसे बड़ा चैलेंज होता है ट्रैफिक का। हर आदमी के पास गाड़ियाँ, हर घर में दो दो तीन तीन गाड़ियाँ, सड़कें हमारी सीमित सी हैं, उसको आप कैसे टैकल करते हो? पहले तो अगर ऑपरेशन स्माइल पर लेटेस्ट कुछ आपके पास अच्छी जानकारी हो, और फिर उसके बाद ट्रैफिक आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज है? देखिए ऑपरेशन स्माइल हमारे पुलिस मुख्यालय का इनिशिएटिव है जिसमें सभी लोग काम करते हैं, खासकर देहरादून, हरिद्वार और जहाँ पर ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं जो भिक्षावृत्ति में या कहीं चले जाते हैं, तो उनको मेन स्ट्रीम में जोड़ने के लिए प्रशासन के साथ भी और पुलिस भी अपने स्तर से प्रयास करती है। और कभी जो आंकड़े का एग्जैक्टली तो ध्यान नहीं, बट 200+ छात्रों को जो ऐसे भिक्षावृत्ति में, तो उनको वापस ला के मेन स्ट्रीम में हम स्कूलों में दाखिला कराते हैं। बट फिर वही बात आती है जहाँ पर जो हमारे जो पावर्टी सेक्शन के लोग हैं, लोअर सेक्शन के लोग, उनके लिए वर्किंग हैंड उनको ज़्यादा चाहिए होता है कि 4 बच्चे हैं, अगर वो काम करेंगे तो ज़्यादा पैसे आएंगे। और अगर बच्चा पढ़ने चला जाता है तो उसके लॉन्ग टर्म फ़ायदे नहीं देखते। तो बहुत सारे लोग वापस भी स्कूल छोड़कर 6-8 महीने बाद आ रहे हैं। हमारे लिए वो भी चैलेंज है कि जिनको हम स्कूलों में दाखिला दिलाते हैं वो एटलीस्ट वहाँ ओवरस्टे कर जाए उसे। तो अभी भी प्रशासन के साथ, वो समाज कल्याण विभाग हो, उसके साथ मिलकर हम कोशिश कर रहे हैं। तो एक मुहिम स्टार्ट हुई है। मैं यही मानता हूँ कि कोई मुहिम स्टार्ट होती तो उसके रिजल्ट्स आने वाले हो सकता है 5 साल 10 साल में दिखाई दे, बट पॉजिटिवली कुछ ना कुछ हम 1 कदम 2 कदम आगे बढ़े हैं। और मुझे लग रहा है कि हर डिस्ट्रिक्ट इसमें काम कर रहा है, प्रशासन भी काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम ऐसे बच्चों को हम ऑपरेशन स्माइल के थ्रू जोड़ पा रहे हैं। ट्रैफिक कितना बड़ा चैलेंज है देहरादून पुलिस के लिए, राजधानी शहर में चीज़ों को मेंटेन करना, स्कूलों के समय, सुबह के समय, और जब मसूरी में बहुत सारा टूरिस्ट आ रहा हो, जब चार धाम का टूरिस्ट आ रहा हो, उसको कैसे आप लोग हैंडल कर रहे हैं? डेफिनेटली ट्रैफिक है जो मेरे ख्याल से आम आदमी, सभी आम आदमी को अफेक्ट करता है। हमारे लिए जो जिसको किसी अपराध से कुछ बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, छोटी छोटी चोरियों से, बट वो डेफिनेटली उसको ट्रैफिक से जरूर फर्क पड़ता है। क्योंकि राजधानी जब हमारी जब यहाँ पर बनी थी तो राजधानी में सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी हैं, सरकारी ऑफिसेज हैं, वो सारे कुछ सेंट्रलाइज 5-7-10 किलोमीटर की पेरीफेरी में है। और जब धीरे धीरे जो अभी तक का मैं सेंसस समझ पाता हूँ, 11 के बाद अभी 25 आ गया, अभी सेंसस नहीं हुआ, तो ऑलमोस्ट 20 लाख के करीब देहरादून राजधानी का पॉपुलेशन होगा। फ्लोटिंग पॉपुलेशन ऐड ऑन कर दे तो भी 2-2.5-3 लाख होना चाहिए। लेकिन आज की डायरी में सरप्राइजिंगली है कि 12 लाख गाड़ियाँ सिर्फ जो हमारा RTO ऑफिस है यहाँ का देहरादून का, वहाँ पर है।
और अगर हम विकासनगर और ऋषिकेश जो हमारे 2 अलग सेंटर्स हैं उनको छोड़ दें, तो 12 लाख गाड़ियाँ अगर यहाँ पर रजिस्टर्ड है, तो मैं कहता हूँ अगर वो 5-7 लाख भी टू एंड फ्रो कर रही हैं और प्लस जो टूरिस्ट के व्हीकल आ रहे हैं, तो कहीं न कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज़ प्रेशर ज़्यादा हो गया। और लेकिन फिर भी अभी जो नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जो रिंग रोड आ रही है 2-3 साल में जो प्रोजेक्ट बनेगा, तो मुझे लगता है इससे रिलीफ भी मिलेगी। राजधानी होने के कारण आप देखते हैं स्कूल इतने हैं, सबकी टाइमिंग स्कूल की होती है, बोर्डिंग स्कूल्स हैं। फिर एक ही समय में स्कूल का जो हमारे सरकारी कार्यालय उनके लंच ब्रेक्स जनरली वही 1 से 3 के बीच में, 2 के बीच में होते हैं। आम आदमी जो धरना, जुलूस, प्रदर्शन चूँकि एक पॉलिटिकल राजधानी होने के कारण लोग यहाँ पर आते भी हैं, तो कहीं न कहीं रोड्स हमारी लिमिटेड है। हमारी जो देखा जाए लाइफ़लाइन ही देहरादून शहर की 5-7 रोड्स पर डिपेंडेंट है। तो प्रेशर तो है इसका, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कहीं न कहीं काम बहुत तेज़ी से चल रहा है, बट वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक टाइम पीरियड होता है, एक फिर जो लगेगा उसमें। जैसे हमारा अभी एक्सप्रेसवे खुलेगा, तो मुझे लगता है कि अचानक से बहुत ज़्यादा फिर वो से बहुत बड़ा ट्रैफिक बढ़ने चैलेंज का आप लोगों के चैलेंज लिए होगा होने इस वाला वक्त। है। होगा, डेफिनेटली होगा। उसको देखते हुए 2 रिंग रोड भी प्रपोज्ड है, बट वो उनका जो अपना मैच्योरेशन पीरियड है वो टाइम लगेगा। तो कहीं न कहीं व्यवस्था अभी भी बनाई गई है, आगे भी बनाएँगे। इसमें जन सहयोग की भी ज़रूरत पड़ती है। जिनके यहाँ 3-3 4-4 वाहन है, तो एटलीस्ट फैमिली के साथ निकले तो एक साथ निकल जाएँ। जहाँ आवश्यकता हो वहाँ वाहन का प्रयोग करें। बहुत सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को लोग आजकल यूज़ नहीं करते हैं। अपना कंफर्ट लेवल ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया, तो अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट किया जाए, लोगों में आए थोड़ा-सा कि हम ठीक है चलो शॉर्ट पीरियड के लिए जा रहे हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर लें। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स की ज़रूरत है, बट क्या है कि इसमें स्टेक होल्डर्स बहुत हैं। अगर मुझे लगता है कि राजधानी में बहुत ज़्यादा डाइवर्जेंस को यूज़ किया जाए, बहुत ज़्यादा लोगों को डाइवर्ट किया जाए घुमा के, तो कहीं न कहीं इनकन्वीनियंस भी होती है। और सबसे ज़्यादा जो हमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, वो आती है टूरिस्ट व्हीकल्स को डाइवर्ट करने में। बिकॉज़ एक टूरिस्ट जिस माइंडसेट से यहाँ पर आता है और उसको अगर हम बहुत लंबे रूट्स पर डाइवर्ट करते हैं, तो डेफ़िनेटली वो पॉजिटिव इमेज लेके नहीं जाता है। चैलेंजेस ट्रैफ़िक को लेकर है, और मुझे लगता है कि सबके कोऑपरेशन से या जो व्यवस्थाएँ जो हमारे पास हैं, उसके साथ हम उसको मैनेज कर पा रहे हैं। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिला के आपने सुना कि देहरादून के कप्तान अजय सिंह को उत्तराखंड पुलिस के शानदार और कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स में से गिना जाता है ऑपरेशन कालनेमी को लेकर के और साइबर ठगी जैसे बहुत सारे मसलों पर हमने उनसे बातचीत की। आप अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगा, और आप अपने देहरादून अपने शहर के एसएसपी को क्या कहना चाहते हैं, वो भी ज़रा कमेंट करके ज़रूर बताइए। द न्यूज़ अड्डा की वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।